आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है सॉइल। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 होने वाले हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 के साइंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक और नया चैप्टर का नाम है सॉइल। यानी कि चैप्टर में पूरी तरीके से हम लोग बात करेंगे सॉइल के बारे में, यानी कि मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? मिट्टी के बारे में। अब चूंकि मिट्टी के बारे में हमारा चैप्टर होने वाला है तो ऑब्वियस ही बात है हर प्रकार की मिट्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। मिट्टी कैसे बनता है, मिट्टी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मिट्टी का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए होता है, ए टू जेड कुछ हम लोग मिट्टी के बारे में जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहला हमारा कुछ इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन में कि सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। देखो सॉइल हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब हो गया ऐसा ये चीज़ है जो कि नेचर में अपने आप मिल जाता है। ठीक है कि नहीं? सही बात बोला जा रहा है कि नहीं, बताओ पहले। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है ऐसा रिसोर्स या फिर ऐसा चीज़ जो नेचर में अपने आप मिल जाए और वो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे, है कि नहीं। जैसे आज इंडिया में इतने बड़े लेवल पे जो फार्मिंग होता है, जो खेती होता है, वो इसी ज़मीन पे होता है, इसी मिट्टी पे होता है कि नहीं। तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा का पूरा लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड है। इसी के ऊपर हमारे क्रॉप्स उगते हैं, तब जाकर हमारा पेट भरता है, हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मिट्टी जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर में अपने आप ये मिलता है, हम लोगों को बनाना नहीं पड़ता ये चीज़ मिट्टी को, और ये हमारे ज़रूरत को बहुत ज़्यादा पूरा भी करता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिट्टी का कोई बर्तन बनाना हो तो मिट्टी का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको यदि खेती वगैरह करना हो, फार्मिंग करना हो तो मिट्टी के ऊपर ही आप करोगे, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स by holding the roots firmly and supplying water and nutrients। मतलब हमारे जो इतने प्रकार के आपको प्लांट दिखते हैं, ट्री दिखते हैं, ये सब का सब मिट्टी पे ही ग्रो होता है। यानी कि मिट्टी की वजह से ही इतने वैरायटी ऑफ प्लांट्स और ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। इन सारे ट्रीज के, इन सारे प्लांट्स के जड़ को मिट्टी ही पकड़ के रखता है और मिट्टी ही प्लांट को वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ देता है, तभी जाके हमारा प्लांट ग्रो कर पाता है। मतलब कि मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, प्लांट के ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। ये भी सही बात है, कई सारे जानवरों का, कई सारे पक्षियों का, कई सारे कीड़े मकोड़ों का भी, यानी कि इंसेक्ट्स का भी घर होता है। कौन? प्लांट, सॉरी मिट्टी नहीं, प्लांट नहीं, मिट्टी, माय मिस्टेक, प्लांट नहीं मिट्टी। प्लांट भी होता है, प्लांट पे भी पक्षी वगैरह रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग बात करें चैप्टर के अंदर मिट्टी के बारे में, तो कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल चींटी, यानी कि कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है जो मिट्टी के अंदर ही अपना घर बना के रहते हैं। ठीक है, आगे सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी के लिए भी मिट्टी बहुत जरूरी है। यदि देखो, क्या मिट्टी का होना जरूरी है या अच्छा मिट्टी का होना जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए? बताओ, आपके सामने दो सवाल है, क्या मिट्टी का होना जरूरी है या फिर अच्छा मिट्टी का होना जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए? बताओ। अच्छा मिट्टी का होना जरूरी है। हमारे पास मिट्टी तो बहुत सारा है, हर जगह पे मिट्टी है, लेकिन क्या वो हर मिट्टी हमारे काम का है? नहीं है। कई सारे मिट्टी तो ऐसे हैं जो केवल नाम के लिए है सॉइल मिट्टी, लेकिन उसके ऊपर खेती वगैरह नहीं होता है। तो अच्छा मिट्टी का होना हमारे लिए जरूरी है, तभी जाके हम लोग उसके ऊपर एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, आगे सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिट्टी, इतना ज़्यादा सॉइल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग चाह कर भी अपने लाइफ से इसको अलग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मिट्टी, यानी कि सॉइल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ है वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना, हम लोगों का जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का जो अनाज उगता है, खेती बाड़ी जो होता है, वो मिट्टी पर ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने इस चैप्टर का।
आइए हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर के सबसे फर्स्ट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में बेसिकली आप बात करोगे अलग अलग प्रकार के मिट्टी के बारे में, ठीक ना, जो कि यहाँ पे एक पिक्चर भी हमारे सामने है। एनसीईआरटी में भी ये पिक्चर को दिया गया है। यदि आपके पास कोई दूसरा बुक है तो वहाँ पे भी ये चीज़ दिया हुआ रहेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपने नए टॉपिक का। टॉपिक का नाम है सॉइल प्रोफाइल। देखो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि सॉइल इज कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, यानी कि जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी में कई प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मिट्टी में कई प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। मतलब ऊपर में एक लेयर, फिर उसके नीचे एक लेयर, फिर उसके नीचे एक लेयर, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि मिट्टी का अलग अलग लेयर होता है, ठीक है। आगे उसके बाद आप इसमें पढ़ो एक पहले ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस क्या होता है? द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। देखो कुछ ऐसे चीज होते हैं ना जिसको यदि हम लोग मिट्टी में फेंक देते हैं तो कुछ दिन के बाद आप देखते हो कि वो सड़ जाता है, गल जाता है और मिट्टी का रूप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने घर का सब्जी का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, है कि नहीं, फिर से गाय का गोबर हो गया, है ना, फिर से पेड़ के पत्ते हो गए, टहनी हो गए, इन सब चीज़ों को जब हम लोग मिट्टी में फेंक देते हैं ऐसे ही, तो कुछ दिन के बाद आप देखते हो कि ये सब क्या हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेटली मिट्टी में ही हमारा ये मिल जाता है। तो इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस का मतलब सिंपल सा हो गया, वो मड़ा हुआ चीज़, वो सड़ा हुआ, वो गला हुआ चीज़ जो कि पूरी तरीके से एक समय के बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी में ही चूर चूर होकर मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमस। तो क्या बताइए, मिट्टी में ह्यूमस होता है कि नहीं होता है? क्या मिट्टी में पत्तों का मात्रा, पेड़ के टहनियों का मात्रा, घर के छिलके, सब्जी का, फल का, ये सब का होता है कि नहीं होता है? मिट्टी में सब कुछ होता है कि नहीं? तो मिट्टी में हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमस होता है, यानी कि मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीज़ भी हमारे पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। अगला है वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? देखो, द सॉइल इज फाउंड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स by the action of wind, water and climate. This process is known as weathering. अब अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है क्या कि सर आखिर ये मिट्टी बनता कैसे है, इस मिट्टी का बनना शुरुआत कैसे हुआ होगा? तो आप जरा समझना इस चीज़ को। मिट्टी का जो बनना शुरुआत होता है ना, वो पत्थरों से होता है। यानी कि आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा सुन के, लेकिन आप इसको जरा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, ये इतना बड़े लेवल पे जो आपको पृथ्वी पर मिट्टी दिखता है, ये असल में मिट्टी आया कहाँ से और ये मिट्टी बना कैसे? देखो, आज से लाखों लाख साल पहले हुआ क्या, हर जगह पर केवल और केवल पत्थर वगैरह थे, चट्टान वगैरह थे, ठीक ना। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, आंधी तूफान आता रहता है, बारिश होता रहता है, धूप होता रहता है कि नहीं? तो उस पहाड़ों के ऊपर, उस चट्टानों के ऊपर, उस पत्थरों के ऊपर लगातार हवा चलने की वजह से, लगातार उसके ऊपर से पानी बहने की वजह से, लगातार टेम्परेचर का घटना बढ़ना, इस वजह से क्या हुआ, वो जो हमारे बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े चट्टान थे, वो धीरे धीरे घिसता चला गया, वो ब्रेक होता चला गया और वो धीरे धीरे इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि वो किसका रूप ले लिया, एक पाउडर का रूप ले लिया, बहुत छोटे से पाउडर का। और वही पाउडर के ऊपर जब बारिश हो गया, पानी पड़ गया, तो ये आपस में चिपक गया और क्या बन गया, मिट्टी बन गया। इसी तरीके से आप देखना, हालांकि हम लोग तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऐसा होगा क्या, जैसे आज भी आपको जो इंडिया में पहाड़ दिखता है, चट्टान दिखता है अलग अलग जगह पे, लाख साल के बाद वो भी किसका रूप ले चुका होगा, मिट्टी का रूप ले चुका होगा। क्यों? क्योंकि लगातार उसके ऊपर हवा टकरा के बाहर जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर पत्थर के ऊपर हवा टकराएगा तो इससे पत्थर कैसे ब्रेक हो जाएगा? बिल्कुल पत्थर ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसा होने में कितना टाइम लगेगा, लाखों लाख साल लग जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब हम आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो मिट्टी आज आपको इस पृथ्वी पर दिखता है इतने बड़े लेवल पे, इस सारे के सारे मिट्टी पत्थरों से बने हुए हैं। पत्थरों से कैसे बना? पत्थर से हवा टकराया, पत्थर को कमजोर कर दिया, पत्थर के ऊपर से पानी गुजर गया, पत्थर को कमजोर कर दिया, पत्थर के ऊपर टेम्परेचर कभी घटा कभी बढ़ा, पत्थर में दरार आ गया, पत्थर हमारा ब्रेक हो गया। इस तरीके से होते 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 लाखों लाख साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सब चीज होने में, और अल्टीमेटली जाके हमारा वो पत्थर मिट्टी का रूप ले लिया। इस तरीके से हमारा ये पूरा काम चलता है। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि पत्थरों से, चट्टानों से जब वो ब्रेक होके वो मिट्टी का रूप ले ले, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। लेकिन क्या इस प्रोसेस में 1-2 साल टाइम लगेगा या 1-2 हज़ार साल टाइम लगेगा? नहीं, लाखों लाख साल
इसको होने में लगते हैं। आगे, तो यही हमारा कहलाता है वेदरिंग। आगे, द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। अब देखो, हर प्रकार का मतलब हर जगह पे क्या मिट्टी एक जैसा होता है? बताओ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो जगह पे जैसा मिट्टी है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उस जगह पे पत्थर उस प्रकार के पाए गए होंगे, इसीलिए उसी के जैसा क्या वहां का मिट्टी है। समझ आ रही बात? मतलब हर जगह पर मिट्टी एक जैसा नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हर जगह पे मिट्टी एक जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हर जगह पे पत्थर क्या रहे होंगे? अलग रहे होंगे, चट्टान अलग रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उस पत्थर से, उस चट्टान से जो मिट्टी बना उसका टाइप भी क्या रहेगा? अलग रहेगा, है कि नहीं? बस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला हमारा है सॉइल प्रोफाइल, जो कि हमारे टॉपिक का भी नाम था। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि मिट्टी में वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म मतलब ऊपर से नीचे एक मिट्टी का आपको लेयर देखने को मिलेगा। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरीके से, जो कि आपके बगल में भी पिक्चर है, आप वहां पे भी देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा मिट्टी है, उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके नीचे एक लेयर, फिर उसके नीचे और फिर उसके नीचे एक। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, है ना? मतलब कि मिट्टी जो है वो अलग अलग लेयर्स में, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे जो मिट्टी है हमारे सामने, बताओ उसमें कितने लेयर हैं? 4 लेयर हैं। अब इन चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। क्या था, समझ आ गया? सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या हो गया? वर्टिकल सेक्शन, मतलब कि ऊपर से नीचे जो आप देख रहे हो अलग अलग लेयर, इसी को हम लोग कह देते हैं सॉइल प्रोफाइल। आगे, ईच लेयर डिफर्स इन टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। मतलब हर लेयर का जो टेक्सचर है वो अलग है। टेक्सचर का मतलब हो गया कि हर लेयर के मिट्टी को जब आप छुओगे तो उसका अलग फील होगा आपको। ऊपर के मिट्टी को छुओगे अलग फील होगा, उसके नीचे को मिट्टी को छुओगे अलग प्रकार का फील होगा। यानी कि हर किसी का टेक्सचर क्या है? अलग अलग है। कलर भी अलग अलग है सभी प्रकार के मिट्टी का। हर प्रकार के मिट्टी का डेप्थ भी अलग है, कोई बहुत ऊपर है तो कोई बहुत ही नीचे भी है। और सारे प्रकार के मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन भी अलग है। मतलब हर प्रकार के मिट्टी में एक ही प्रकार का केमिकल देखने को नहीं मिलेगा, किसी में केमिकल ज़्यादा होगा तो किसी में कम भी होगा। तो ये सारे प्रकार के जो लेयर आप देख रहे हैं मिट्टी के, ये सब अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है? आगे, अब आप इसमें देखो होराइजन क्या है? होराइजन, द वेरियस लेयर्स इन द सॉइल आर कॉल्ड होराइजन। मतलब देखो, ये जो आपको मिट्टी में अलग अलग प्रकार के लेयर दिख रहे हैं, इस पूरे चीज को हम लोग एक साथ कह देते हैं सॉइल प्रोफाइल। मतलब ये जो पूरा आपको मिट्टी दिख रहा है, इसमें अलग अलग लेयर है, तो इस पूरे मिट्टी को हम लोग एक साथ क्या बोल देंगे? सॉइल प्रोफाइल। लेकिन इस मिट्टी में जो अलग अलग लेयर है, उस लेयर को हम लोग कह देते हैं होराइजन। इसीलिए आप देखो, सबसे ऊपर वाला मिट्टी को क्या बोला गया है? ए होराइजन, उसके नीचे वाले को बी होराइजन, फिर सी होराइजन, और सबसे लास्ट वाले को बेड रॉक, है ना? तो ये जो होराइजन आप देख रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? और लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पूरे मिट्टी को हमने कह दिया, जो कि अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, इस पूरे मिट्टी को हमने एक साथ बोल दिया सॉइल प्रोफाइल। लेकिन अलग अलग लेयर का बात करेंगे तो उसी लेयर को हम लोग कह देते हैं होराइजन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं इन सभी प्रकार के होराइजन के बारे में, कि आखिर इन सभी प्रकार के मिट्टी के बारे में क्या क्या खास बातें लिखे हुए हैं। ठीक है, शुरू करें। तो सबसे पहले आप इस मिट्टी को देख लो, अपने अपने बुक में भी है, नहीं तो हमारे स्क्रीन के सामने भी है। सबसे पहले देखो, मिट्टी के ऊपर सबसे पहला वाला मिट्टी का क्या नाम है? मतलब कि पहले वाले लेयर का क्या नाम है? ए होराइजन। और उसी के ऊपर आपको पेड़ पौधा भी उगा हुआ दिख रहा है। आइए बात करते हैं इसके पहले बारे में। इसको हम लोग कहते हैं टॉप सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर है। इसका 2 नाम हो गया, फिर एक टॉप सॉइल, या तो आप फिर इसको फिर ए होराइजन भी कह सकते हो। अच्छा, टॉप सॉइल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये सबसे ऊपर है, इसीलिए टॉप पे, इसीलिए हम लोग इसको टॉप सॉइल भी कह देते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, द अपर मोस्ट होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। यानी कि जो सबसे ऊपर वाला मिट्टी होता है वो जनरली कलर कैसा होता है? उसका डार्क कलर होता है। क्यों डार्क होता है? क्योंकि ऊपर वाले मिट्टी के पास ह्यूमस ज्यादा होता है और मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं।
ह्यूमस का मतलब हो गया सिंपल सा कि ऊपर वाली मिट्टी में पेड़ का पत्ता, पेड़ का टहनी, घर का, सब्जी का छिलका, गाय का गोबर, इन सभी चीज़ों को क्या कर देता है मिट्टी, बाद में सड़ा गला के मिट्टी का रूप ले लेता है वो। तो ये ऊपर वाला जो मिट्टी है वो जनरली डार्क कलर का होगा क्योंकि उसमें ह्यूमस ज़्यादा मिलता है और मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स का मतलब कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब ज़्यादा होता है सबसे ऊपर वाली मिट्टी में। ठीक है, आगे The humus makes the soil fertile and provides nutrients to growing plants। ये जो ह्यूमस है मतलब जो सड़ा हुआ गला हुआ चीज़ हमारा मिट्टी में मिल गया वो क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है, यानी कि सॉइल को बहुत ही अच्छा बना देता है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। मतलब कोई भी प्रकार का प्लांट इसके ऊपर आप लगाओगे तो वो जल्दी आराम से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को फर्टाइल कर देता है, अच्छा बना देता है और इसमें अच्छी तरीके से कोई भी प्लांट ग्रो कर लेता है फिर। ठीक है, आगे दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट। ये जो लेयर है हमारा ऊपर वाला लेयर जिसको हम लोगों ने टॉप सॉइल या फिर ए होराइजन कहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब होगा यहाँ का मिट्टी आप टच करोगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, है ना। पोरस भी होता है, मतलब मिट्टी के बीच बीच में स्पेस भी होता है, इसीलिए आप देखोगे कि ऊपर वाले मिट्टी में पानी डालते हो तो फटाक से पानी कहाँ चल जाता है, नीचे चल जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के बीच में छोटा छोटा छेद है, होल है। आगे बढ़ते हैं। एंड रिटेन मोर वाटर, और सबसे ज्यादा पानी यही ऊपर वाला मिट्टी लेता है। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए होराइजन। इस वाले मिट्टी को हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं या फिर हम लोग इसको ए होराइजन भी कहते हैं क्योंकि पहला वाला इसीलिए। ठीक है, आगे और क्या इसके बारे में लिखा हुआ देखो। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बिटल्स। ये बेसिकली अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है। मतलब ऊपर का जो मिट्टी हमारा होता है, ये मिट्टी केवल प्लांट नहीं ग्रो करता है बल्कि कई सारे जानवरों का ऊपर वाला मिट्टी क्या होता है, घर भी होता है। मतलब कई प्रकार के छोटे मोटे जानवर जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल चूहा, फॉर एग्जाम्पल कई बार तो सांप भी होते हैं, है ना, अर्थवॉर्म। तो कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपना घर बना लेते हैं ऊपर वाली मिट्टी में और वहाँ पे वो आराम से रहते हैं। तो ऊपर वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, प्लांट भी ग्रो होता है उसी पे, खेती भी उसी पे होता है, कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपना वहीं पे वो लोग होल करके रहते हैं। आगे, द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो छोटे मोटे पेड़ होते हैं उनका जड़ भी क्या होता है बताओ, छोटा होता है। ध्यान रखना, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनका जड़ भी क्या होता है, छोटा होता है, और उसका जड़ छोटा होने की वजह से पूरे के पूरे टॉप सॉइल में क्या कर जाता है, वो फैल जाता है। यानी कि छोटे प्लांट का जो जड़ है वो टॉप सॉइल को अच्छी तरीके से होल्ड करके रहता है। तो क्या अब बताइए आप, टॉप सॉइल समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यदि कोई सॉइल है हमारे पास तो टॉप सॉइल ही है क्योंकि ये सबसे ऊपर है और सारा काम हमारा अधिकतर इसी से होता है कि नहीं। तो पहला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा द मिडिल लेयर, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बी होराइजन, यानी कि इसका बात कर रहा है टॉप सॉइल के जस्ट नीचे ये होगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल। जो सेकेंड लेयर है हमारा जिसको हमने मिडिल लेयर या फिर इसको बी होराइजन कहा हमने, इसमें क्या है, इसमें ह्यूमस का मात्रा कम होता है। अच्छा, ह्यूमस का मात्रा इसमें कम क्यों होता है बताओ? क्योंकि बहुत नीचे है ना, तो ये इसमें ह्यूमस का मात्रा कम होगा, यानी कि सड़ा हुआ पेड़ पौधों का जो चीज़ें हैं, फिर से सड़ा हुआ सब्जी का छिलका, फल का छिलका, ये सब जो खाद का रूप ले चुका होगा, मिट्टी का रूप ले चुका होगा, वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है। लेकिन मिनरल्स यहाँ पे काफ़ी होते हैं। यहाँ पे भले ह्यूमस कम हो लेकिन मिनरल्स काफ़ी होते हैं। आगे, दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी होराइजन और द मिडिल लेयर। यानी कि ये जो बी होराइजन हमारा है, ये लेयर थोड़ा सा टाइट लेयर है, हार्ड लेयर है, और इसी को हमने कहा दिया है बी होराइजन यानी कि मिडिल लेयर। समझ आ रही है बात? जैसे जैसे आप नीचे जाओगे लेयर क्या होता रहेगा, सॉफ्ट या हार्ड, हार्ड होता चलेगा। ठीक ना, तो ये हमारा ऊपर वाले मिट्टी से यानी कि टॉप सॉइल से जो है बी होराइजन थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो बी होराइजन में जो आपको बातें याद रखने हैं वो ये, पहला चीज कि टॉप सॉइल से जस्ट नीचे होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
बी होराइजन के पास ह्यूमस कम होगा लेकिन मिनरल्स ज़्यादा होगा, और बी होराइजन का जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो हार्ड होगा। कैसा होगा? हार्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके नीचे वाला जो है हमारा वो हो जाता है सी होराइजन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सी होराइजन। इसमें क्या लिखा हुआ देखो द थर्ड लेयर इज द सी होराइजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। मतलब कि जो सी होराइजन है ना, इस सी होराइजन में कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपको मिलेंगे। कंकड़ पत्थर जो मिलेंगे उसमें कहीं पे दरार होगा, कहीं पे कटा फिटा रहेगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो सी होराइजन है, यानी कि ज़मीन के नीचे आप जाओगे सी होराइजन में, तो वहाँ पे आपको मिट्टी कम और कंकड़ पत्थर वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रॉक वगैरह, पत्थर वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और सबसे नीचे जो लेयर है हमारा, उसको हम लोग कह देते हैं बेड रॉक। इसमें क्या है देखो, बिलो द सी होराइजन इज द बेड रॉक, यानी कि सी होराइजन के नीचे जो है हमारा वो बेड रॉक है। विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। मतलब इस जो नीचे वाला हमारा पार्ट है, ये बेड रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े लेवल पे पत्थर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े चट्टान पत्थर के देखने को मिलेंगे, और इसको छोटे मोटे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको खोदना बहुत ही मुश्किल होता है। समझ आ रही है बात? तो ये सबसे नीचे वाला होता है, और सबसे मजबूत यदि कोई लेयर है तो सबसे नीचे वाला ही है। मतलब इसको कोरना, खोदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। समझ में आया बात? तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि इन चारों प्रकार के लेयर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए लेयर कौन सा है? फिर सबसे ऊपर वाला, क्योंकि उसी पे हमारा लाइफ पूरी तरीके से टिका हुआ है। समझ आया बात? कोई दिक्कत आता है समझने में? वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल टाइप्स, मतलब कि जो मिट्टी है वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो ये हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को अपने चैप्टर के अंदर सॉइल टाइप्स के बारे में। पिछले क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था, क्या वो समझ में आ गया था सबको? पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था अपना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद फिर सॉइल प्रोफाइल के अंदर हम लोगों ने सॉइल के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करा था। फॉर एग्जांपल ए होराइजन, जिसको हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं, उसके बाद फिर बी होराइजन, जिसको लोग मिडिल लेयर भी कहते हैं, और फिर सी होराइजन, और फिर लास्ट में बेड रॉक। ये चार अलग अलग प्रकार के लेयर होते हैं। इस चार अलग अलग प्रकार का लेवल होता है सॉइल के अंदर, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है एक नया टॉपिक का नाम है सॉइल टाइप्स। क्या है नाम? सॉइल टाइप्स, यानी कि मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। मिट्टी किस किस प्रकार के होते हैं या फिर हो सकते हैं, इसके बारे में बात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले। अच्छा याद करिए, कल हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था वेदरिंग का मतलब क्या था? वेदरिंग का मतलब सिंपल सा था कि जब पत्थरों से, है ना, हमारा छोटा छोटा टुकड़ों में पत्थर ब्रेक हो जाए, फिर वो बहुत सालों के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स का रूप ले लेता है, फिर बाद में वही जाके मिट्टी बन जाता है हमारा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग कहते हैं, है कि नहीं? मतलब वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें ये होता है कि काफ़ी लंबे समय लगते हैं इसको होने में, लेकिन जो हमारे रॉक है, यानी कि जो पत्थर है, जो पत्थर के चट्टान वगैरह है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्रेक होते होते बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, और फिर वो बाद में मिट्टी का रूप ले लेता है। तो वेदरिंग से ही हम लोगों को मिट्टी मतलब वेदरिंग से ही हमारा मिट्टी बनता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। मतलब जब हमारा पत्थर धीरे धीरे घिसते छोटे से पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें क्या एक ही प्रकार के पत्थर के पार्टिकल्स होंगे? अलग अलग प्रकार के पत्थर के उसमें पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। इसमें हमारे कुछ सैंड भी होते हैं, कुछ क्ले भी होता है, यानी कि कुछ बालू होता है और कुछ मिट्टी भी होता है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि जब वेदरिंग हमारा प्रोसेस होता है, यानी कि जब पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है, छोटे छोटे पाउडर्स में ब्रेक होता है, तो वो कई बार बालू का भी रूप लेता है, और कई बार फिर वो बालू भी जब, यानी कि सैंड भी जब छोटा छोटा और ब्रेक हो जाता है, तो फिर वो मिट्टी का रूप ले लेता है। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे कहा यही जा रहा है
कि पत्थरों से ही हमारा मिट्टी बनता है ब्रेक होके। आगे, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेर फॉर्म्ड, दैट इज द पेरेंट रॉक। मतलब जो हमारा सैंड है या फिर जो हमारा क्ले है वो किस प्रकार का होगा, हमारा वो सैंड किस प्रकार का होगा, क्ले किस प्रकार का होगा, क्ले मतलब मिट्टी किस प्रकार का होगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार के पत्थरों से बना है कि नहीं। ऑब्वियसली बात है, मतलब मान लीजिए कोई पत्थर, कोई रॉक सॉफ्ट है तो उसके जो सैंड होंगे, उसके जो क्ले होंगे वो भी सॉफ्ट होंगे। या फिर कोई ऐसा रॉक है जो कि बहुत ही रफ है, बहुत ही ख़राब है, तो उसका जो सैंड होगा या फिर जो उसका क्ले होगा वो भी बहुत ही ख़राब होगा, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में, है ना। तो सैंड का फिर से क्ले का जो प्रॉपर्टी होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के पत्थरों से बना है, यानी कि पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। और पेरेंट रॉक क्या होता है? वैसा पत्थर जिससे हमारा मिट्टी वगैरह बनता है, उस पत्थर को हम लोग कहते हैं पेरेंट रॉक। आगे, अब यहाँ पे सॉइल का डिफिनेशन है, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। मतलब जब हमारे पत्थर घिस घिस के पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वही जब हमारे ह्यूमस के साथ मिल जाता है। ह्यूमस का मतलब क्या हुआ? ह्यूमस का मतलब हुआ काफ़ी लंबे समय तक यदि ज़मीन पे पड़ा हुआ रहेगा पेड़ का पत्ता, पेड़ का टहनी, घड़ के छिलके, तो मिट्टी का रूप ले लेता है। तो जब वो वाला मिट्टी पत्थर वाले मिट्टी के साथ जब आपस में मिक्स हो जाता है, तब जाके हमारा बनता है असल मिट्टी, जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल। तो बेसिकली सॉइल हमारा क्या होता है? मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस, यानी कि ह्यूमस और रॉक पार्टिकल्स दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है सॉइल, यानी कि मिट्टी। आगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। किसी भी मिट्टी के अंदर यदि आप देखोगे तो उसमें बैक्टीरिया होगा ही होगा। यदि उस मिट्टी के ऊपर कोई प्लांट वगैरह लगा हुआ है तो उसका जड़ भी होगा, रूट भी होगा। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी में अर्थवॉर्म भी होना कंपलसरी होता है। मतलब कहीं पे यदि आपको मिट्टी दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे अर्थवॉर्म, प्लांट यदि है तो प्लांट का रूट और फिर बैक्टीरिया, ये सब वहाँ पे पाया ही जाएगा। लगभग मिट्टी में ये सब चीज़ तो रहता ही है। आगे, द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेज। अब देखो, क्या मिट्टी जो है हर जगह पे एक ही प्रकार का होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। किसी प्रकार के मिट्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा बड़े बड़े दिखते हैं आपको, कोई मिट्टी में होता है पार्टिकल बहुत छोटा छोटा सा होता है, यानी कि कोई मिट्टी बहुत सॉफ्ट मिट्टी होगा, कोई मिट्टी बहुत ही रफ मिट्टी होगा। तो वो डिपेंड करता है कि उस मिट्टी में पार्टिकल्स कितने बड़े बड़े हैं। यदि उस मिट्टी में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मिट्टी आपको सॉफ्ट नज़र आएगा, बहुत ही मुलायम नज़र आएगा। लेकिन वही यदि उस मिट्टी में पार्टिकल थोड़ा बड़े बड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वो मिट्टी अच्छा नहीं होगा। तो मिट्टी यानी कि सॉइल को भी हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं इस बेसिस पर कि उसमें पार्टिकल्स का साइज कैसा है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है सैंडी सॉइल पहले। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं कि सैंडी सॉइल क्या होता है। नाम से मालूम चल रहा है सैंडी सॉइल का मतलब, इसमें बताओ इस मिट्टी में ज़्यादा मात्रा किसका होगा? सैंड का होगा, यानी कि बालू का होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। यानी कि यदि किसी मिट्टी में बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह आपको दिख जा रहा है, तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लोग कह देते हैं सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल को बस आप ऐसे याद रखो कि ऐसा मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? थोड़ा बड़े होंगे, बड़े साइज के होंगे, तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लोग सैंडी सॉइल कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल का मतलब हो गया सिंपल सा, जो थोड़ा बहुत आपको मिट्टी का फील दे, है ना। इसमें लिखा हुआ इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, मतलब इसमें फाइन पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये ऑब्वियस सी बात, देखो सिंपल है। सैंडी सॉइल का मतलब क्या हुआ? इसमें पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? छोटा। यहाँ पे रिलेटिवली हायर का मतलब है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे ज़्यादा। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार के मिट्टी को हम लोग कह देते हैं क्लेई सॉइल।
क्लेई का मतलब सिंपल सा आपको एकदम अच्छे से मिट्टी का फील देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर पार्टिकल, फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हाइयर। इसका मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, नहीं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो फाइन पार्टिकल्स होंगे, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसका संख्या ज़्यादा होगा। इसका मतलब सिंपल सा होगा कि इसमें बड़े पार्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा जिसके वजह से वो रफ नजर आएगा आपको, इसलिए उसको हम लोग कह देंगे सैंडी सॉइल। लेकिन जो क्लेई सॉइल है उसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा छोटा होगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा होगा, जिसके वजह से आपको पूरी तरीके से एक मिट्टी का फील देगा। क्ले को कभी आप टच किए हो? क्ले हम लोगों को बचपन में क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए मिलता था स्कूल में, तो क्ले कितना मुलायम होता है, इसका सिंपल सा मतलब वो ये बता रहा है कि उसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा है, तो अच्छा लगता है। आगे हमारा है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल क्या होता है देखो, इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड द लूमी सॉइल। ऐसा मिट्टी जिसमें छोटे पार्टिकल्स भी हैं, बड़े पार्टिकल्स भी है और दोनों का नंबर बराबर है, यानी कि ऐसा मिट्टी जिसमें छोटे पार्टिकल्स भी ठीक ठाक है और बड़े पार्टिकल्स भी ठीक ठाक है, दोनों का नंबर लगभग बराबर है, तो इस प्रकार की मिट्टी को हम लोग कह देते हैं लूमी सॉइल। इस प्रकार के मिट्टी को ना ही आप पूरी तरीके से रफ कह पाओगे, ना ही पूरी तरीके से सॉफ्ट कह पाओगे, तो ये बीच का होता है। इस प्रकार के मिट्टी को हम लोग कह देते हैं लूमी सॉइल। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्लेई एंड लूमी। तो अब आप बताओ कि मिट्टी को हमने कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया? 3, पहला सैंडी, दूसरा क्लेई और तीसरा लूमी। तो इसको ऐसे बस सिंपल याद रखना है आपको कि सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होगा और लूमी सॉइल में पार्टिकल का साइज छोटे भी पाए जाएंगे और बड़े वाले भी पाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा लूमी सॉइल। आगे बढ़ते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। ये तो हमने अभी तुरंत बात किया कि सैंड के अंदर जो मतलब सैंडी सॉइल में जो मिलेगा पार्टिकल उसका साइज नॉर्मली क्या होगा? बड़ा रहता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, दे कैनॉट फिट क्लोजली टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। अच्छा जरा एक बात समझो जरा यहाँ पे ध्यान से आप, सैंडी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है, तो क्या वो सैंडी सॉइल आपको बहुत टाइट नज़र आएगा या बिखरा बिखरा नज़र आएगा? बिखरा बिखरा नज़र आएगा। सिंपल सा आप समझो, सैंडी सॉइल का सिंपल सा मतलब हो गया कि ऐसा मिट्टी जिसमें पार्टिकल्स के साइज बड़े बड़े हैं, तो क्या वो सैंडी सॉइल आपको बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ नज़र आएगा या अलग अलग फैला फैला नज़र आएगा? फैला फैला नज़र आएगा। इसका मतलब है कि सैंडी सॉइल के बीच बीच में कहीं कहीं आपको खाली स्पेस भी नज़र आ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और सारे पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक नहीं होते, उसके बीच में स्पेस भी होता है। आगे, दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर। और इस प्रकार का जो खाली स्पेस होता है सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, उस स्पेस में क्या भर जाता है? हमारा हवा भर जाता है। हवा तो हर जगह पे प्रेजेंट है, तो वहां पे भी हवा भर जाता है। दिस सैंड इज फिल्ड एरेटेड, यानी कि जो सॉइल है हमारा सैंडी सॉइल वो पूरी तरीके से हवा से भरा हुआ रहता है। क्यों भरा हुआ रहता है इसके पीछे का आप रीजन समझना, ठीक है। सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स के साइज है बड़े बड़े, तो सॉइल के बीच बीच में कहीं कहीं खाली खाली आपको जगह दिख जाएगा, तो खाली जगह के बीच में क्या आ जाएगा? हवा आ जाएगा। लेकिन क्या वही जो हमारा क्लेई सॉइल है, क्या उसके पार्टिकल्स बड़े हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। क्या उसके पार्टिकल्स के बीच में फिर खाली स्पेस दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि सैंडी सॉइल में एयर का मात्रा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जो क्लेई सॉइल है उसमें एयर का मात्रा कम दिखेगा, क्योंकि क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है और वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक होते हैं, तो हवा तो घुसने का चांस ही नहीं है उसमें, ठीक है। आगे, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, यानी कि जो सैंडी सॉइल होता है उसके बीच में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसमें हवा रहता है भरा हुआ, इसीलिए कभी भी आप सैंडी सॉइल पे जब पानी डालते हो तो पानी फटाक से गायब भी हो जाता है। कभी भी आप देखना, कभी आपने सैंड पे पानी गिराया है, बालू पे? कभी भी आप एक काम करना, एक जगह पे रखना मिट्टी और एक जगह पे रखना बालू यानी कि सैंड। आप बालू पे पानी गिराना, तुरंत आपके पानी गिराते ही पानी गायब हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन वही मिट्टी पे पानी गिराना, आप जल्दी पानी आपका गायब
नहीं होता है। इसका सिंपल सा मतलब आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सैंड के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस में जब हमारा पानी जाता है तो सारा का सारा पानी उस स्पेस में भर जाता है, यानी कि नीचे चल जाता है। लेकिन मिट्टी में ऐसा हमारा नहीं होता है, यानी कि जो क्लेई सॉइल होता है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, क्ले पार्टिकल्स पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, यानी कि जो क्ले सॉइल होते हैं उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। इतना छोटा होता है कि सारा पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक हो जाता है, टाइटली जुड़ जाता है, जिसके वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नज़र ही नहीं आता हम लोगों को। ठीक है। और जब आप उसमें क्लेई सॉइल में, ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है तो क्या हवा नज़र आएगा वहाँ पे ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं। और जब हम लोग पानी डालेंगे वहाँ पे तो क्या पानी गायब हो जाएगा या पानी रहेगा? पानी रहेगा, कुछ देर तक रहता है वहाँ पे पानी। वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, यानी कि जब आप क्लेई सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जब आप पानी डालते हो तो पानी कुछ देर तक वहाँ पे आपको ठहरता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन क्या सैंडी सॉइल में पानी टिकेगा, ठहरेगा पानी कुछ देर तक? नहीं, वो तो तुरंत नीचे चल जाता है। आगे, दे आर हैवी बिकॉज दे होल्ड मोर वाटर देन दिस सैंडी सॉइल। अब देखो सैंडी सॉइल में क्या होता है, आपने जैसे पानी डाला वैसे सारा पानी नीचे चला गया। लेकिन क्ले सॉइल में क्या होता है, जब आप पानी को डालते हो तो पानी वहां पे ठहरता है मिट्टी के ऊपर, जल्दी नीचे नहीं जाता। तो बताओ आप, ज्यादा भारी कौन सा मिट्टी होगा, सैंडी सॉइल या क्ले सॉइल? क्ले सॉइल ना। सैंडी सॉइल के ऊपर तो आपने पानी डाला, वो पानी तुरंत नीचे चला गया, तो पानी वो तो वहां पे तो ठहरा ही नहीं, पानी सारा नीचे चला गया। लेकिन क्ले सॉइल के ऊपर जब आप पानी डाले तो पानी वो नीचे नहीं गया, पानी ऊपर रहा। इसी के वजह से पानी का भी वजन इसमें ऐड हो गया क्ले सॉइल में। तो क्ले सॉइल थोड़ा सा ज़्यादा भारी नज़र आता है, लेकिन जो सैंडी सॉइल है वो हल्का नज़र आता है। ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो सॉइल होता है वो भारी होता है और जो सैंड होता है वो हल्का होता है। ठीक है। आगे, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे अच्छा मिट्टी कौन सा माना जाता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल या लूमी सॉइल? यहां पे दिया हुआ है लूमी सॉइल। देखो समझो ना ध्यान से, यहां पे मतलब प्लांट को यदि सही तरीके से ग्रो करना है तो पूरी तरीके से सैंड भी नहीं चाहिए, पूरी तरीके से क्ले भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए फिर? दोनों का मिक्सचर चाहिए, दोनों को मिक्स किया हुआ चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सॉइल है फिर? लूमी सॉइल। यानी कि प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मिट्टी यदि कोई है तो वो लूमी सॉइल है। और ये लूमी सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा? हमारे टॉप सॉइल में पाया जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर पाया जाता है। लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नॉन एज सिल्ट। मतलब जो लूमी सॉइल है वो मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है? मतलब उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? सैंड भी देखने को मिलता है, क्ले भी देखने को मिलता है, और छोटे मोटे और भी अलग प्रकार के पार्टिकल है मिट्टी के, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह और भी यदि उसमें ऐड हो जाए तो वो हमारा सिल्ट कहलाता है। इट मीन्स लूमी सॉइल में आपको सैंड भी दिखेगा, क्ले भी दिखेगा और छोटे छोटे सिल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए लूमी सॉइल जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल माना जाता है। आगे, सिल्ट अकर्स एज अ डिपोजिट इन रिवर बेड्स। अब ये सिल्ट होता क्या है? देखो कभी भी ना आप नदी के बगल में जाना तो नदी के नीचे या फिर नदी के बगल में देखना छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिल्ट। मतलब जब पानी बहता है नदी का तो अपने साथ वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी लेके बहता है, वही नदी के बगल में इकट्ठा हो जाता है या फिर नदी के नीचे दिख जाता है आपको पानी के नीचे, तो उसी को हम लोग सिल्ट कहते हैं। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। यानी कि जो सिल्ट का पार्टिकल होता है वो सैंड के पार्टिकल और क्ले के पार्टिकल के बीच का होता है। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि सिल्ट का पार्टिकल बहुत छोटा भी नहीं होता और बहुत बड़ा भी नहीं होता, वो मीडियम साइज का होता है। सिंपल सा आप ये समझ लो कि सैंड का जो साइज होगा
और क्ले का जो साइज होगा उसके बीच का साइज हमारा होगा किसका, सिल्ट का। सॉरी, नेक्स्ट, द लूमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, और लूमी सॉइल में ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस का मतलब हो गया सड़ा हुआ, गला हुआ, गाय का गोबर, घर का सब्जी का छिलका, फल का छिलका, ये सब भी हमको लूमी सॉइल में देखने को मिल जाता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब चूंकि लूमी सॉइल में सिल्ट भी है, सैंड भी है, क्ले भी है, सब कुछ है, तो लूमी सॉइल बेस्ट सॉइल माना जाता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखता है। और यदि किसी मिट्टी में ज़्यादा देर तक पानी रहेगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि उस मिट्टी पे उगने वाले प्लांट को पानी ज़्यादा देर तक मिलता रहेगा। इसीलिए हमारा जो टॉप सॉइल होता है वो लूमी सॉइल होता है, और ज़्यादातर प्लांट आपको इसी के ऊपर उगता हुआ दिखेगा, क्योंकि पानी वो अच्छा होल्ड करता है, लंबे समय तक पानी को रोके रखता है, तो प्लांट को पानी भी लंबे समय तक मिलता रहता है। तो ये हो गया हमारा सॉइल टाइप्स कंप्लीट। क्या ये समझ में आ गया सबको? दिक्कत यहाँ पे समझने में? चलिए, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसको हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसके पहले वाले क्लास में हमने, यानी कि कल हम लोगों ने डिस्कस करा था सॉइल टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर हमने सॉइल क्या होता है पहले वो समझा। फिर सॉइल 3 प्रकार के हैं, सैंडी, क्लेई और लूमी सॉइल, ये तीनों हम लोग समझ चुके थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या खासियत होता है उसमें, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। इसको ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगे, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। पहले तो आप ये समझो कि ये परकोलेशन होता क्या है, फिर आगे का कहानी आपको आराम से समझ में आएगा। परकोलेशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि परकोलेशन इज द रेट एट विच वाटर मूव्स थ्रू द सॉइल। परकोलेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर जब हम पानी डालेंगे तो वो पानी कितने तेजी के साथ मिट्टी के अंदर जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं परकोलेशन। कई बार होता है, आप लोगों ने कभी ना कभी इस चीज़ को किया होगा या फिर गौर भी किया होगा कभी, कि जब भी हम लोग मिट्टी के ऊपर पानी को डालते हैं तो कुछ देर के बाद जो वो पानी है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो जब हम लोग मिट्टी के ऊपर पानी को डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, परकोलेशन का मतलब समझा रहे हैं, जब भी हम लोग मिट्टी के ऊपर पानी को डालेंगे और वो पानी कितने देर के बाद गायब हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के अंदर चला जाएगा, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं परकोलेशन। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। परकोलेशन रेट का मतलब सिंपल सा हुआ कि कितने तेजी में वो हमारा पानी मिट्टी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे है ml, मतलब हो गया मिलीलीटर, डिवाइडेड बाई मिनट। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखो, परकोलेशन रेट को, यानी कि कितने तेजी के साथ हमारा पानी मिट्टी के अंदर जाएगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? ऊपर में आप रखोगे अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर किस में होना चाहिए आपका, मिलीलीटर में होना चाहिए। ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे परकोलेशन टाइम। टाइम का मतलब हो गया, आप टाइम किस में रखोगे, मिनट में रखोगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी लेंगे हम लोग, अभी बस समझना है आपको, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो कोई पूछे कि बताओ परकोलेशन रेट का क्या फॉर्मूला है, पहले तो आप ये बताओ कि परकोलेशन रेट हुआ क्या। परकोलेशन रेट का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब भी हम लोग मिट्टी के ऊपर पानी को डालेंगे तो वो पानी हमारा मिट्टी के अंदर कब गायब हो जाएगा, कितने रफ्तार से वो खत्म हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, मतलब कितने रफ्तार के साथ वो हमारा पानी मिट्टी के अंदर चला जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं परकोलेशन रेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि किस में होना चाहिए, मिली लीटर में होना चाहिए, डिवाइडेड बाई परकोलेशन टाइम। टाइम सिंपल हमारा किस में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला।
अब एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, समझ में आएगा बेसिक। सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट टूक 20 मिनट्स फॉर 200 मिलीलीटर टू परकोलेट। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने क्या किया, 200 मिलीलीटर पानी लिया। ध्यान से समझेगा इस चीज को। हमने 200 मिलीलीटर पानी लिया वाटर, और उसको हमने मिट्टी के ऊपर गिराया, और 20 मिनट के अंदर वो सारा का सारा पानी क्या हो गया, मिट्टी के अंदर चला गया। ऑब्जर्व कर लिया वो, ठीक है। अब इसका मतलब आप ये बताओ कि कितने रफ्तार के साथ हमारा पानी मिट्टी के अंदर गया। तो आइए हम लोग इसको फॉर्मूला के ऊपर पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, तो ऊपर में आप रख दो 200 मिलीलीटर। पानी कितना हमारे पास, 200 मिलीलीटर है, उसको हमने ऊपर रख दिया। उसको डिवाइड करो किससे, टाइम से। टाइम कितना था हमारे पास, 20 मिनट। कितना आंसर आ गया, आंसर आएगा हमारा 10, और ऊपर में था मिलीलीटर तो मिलीलीटर, और नीचे में है हमारा मिनट तो मिनट, और ये पर का मतलब क्या है, डिवाइड। इसका मतलब हुआ कि 10 मिलीलीटर पर मिनट। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जब आपने उस मिट्टी के ऊपर पानी को डाला तो 1 मिनट में आपका पानी मिट्टी के अंदर कितना गया, 10 मिलीलीटर। बस यही इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया, सिंपल सा समझो। परकोलेशन का मतलब होता है, परकोलेशन बोले फिर परकोलेशन रेट बोले, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी आप मिट्टी के ऊपर पानी को डालोगे तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि वो मिट्टी में सारा पानी हमारा जा चुका होता है, गायब हो चुका होता है पानी। तो हमको यहाँ पे ये निकालना है कि वो जो पानी गायब हुआ तो वो किस रफ्तार के साथ हमारा पानी मिट्टी के अंदर गया। तो उसी रफ्तार को जब हम लोग निकालते हैं तो क्या बोल देते हैं, परकोलेशन रेट बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को ऊपर रखना न्यूमरेटर में, और उसको डिवाइड कर देना, यानी कि डिनोमिनेटर में रखना हमको क्या, टाइम रखना है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास मान लीजिए कुछ मिट्टी है, उसके ऊपर हमने 200 मिलीलीटर पानी गिराया, और पूरा पानी एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लग गया, 20 मिनट लग गया, यानी कि 20 मिनट के अंदर वो सारा पानी हमारा गायब हो गया। तो बताइए कि किस रफ्तार के साथ हमारा पानी मिट्टी के अंदर गया। तो हमने इसको फॉर्मूला के ऊपर पुट किया, तो फॉर्मूला के हिसाब से हमने निकाला, कितना आ गया हमारा आंसर, 10 मिलीलीटर पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में 10 मिलीलीटर वाटर हमारा पानी में मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गया, वो नीचे चला गया। ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिया है वहाँ पे कुछ और वैल्यू लिया हुआ रहेगा। वहाँ पे मान लीजिए 300 मिलीलीटर दे देगा, और टाइम जो वो 3 मिनट दे देगा। तो इसका सिंपल सा मतलब होगा कि 1 मिनट में कितना मिलीलीटर हो गया, 100 मिलीलीटर। तो एग्जाम में फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है आपको, लेकिन वहाँ पे वैल्यू क्या कर सकता है, वो बदल सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कंप्लीट। आगे अगला हमारा मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर इन सॉइल का मतलब हो गया मिट्टी में नमी होना, मतलब मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी का मात्रा होना। अब देखो मिट्टी 2 प्रकार का होता है। कुछ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखा होता है, उसमें ज़रा सा भी आपको पानी नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ मिट्टी जो वो पूरा गीला ही होता है, उसमें पानी खूब होता है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको, देखो ऑन अ हॉट समर डे, यानी कि गर्मी के टाइम के बारे में बात कर रहा है। द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर। ये सिंपल आपको ये कह रहा है कि गर्मी के टाइम पे जो सनलाइट होता है वो बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो सनलाइट जब मिट्टी के ऊपर पड़ता है तो मिट्टी का सारा पानी वेपर बन के आसमान में उड़ जाता है। इससे क्या हो जाता है, गर्मी के टाइम पे मिट्टी हमारा बहुत ही ज़्यादा ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और मिट्टी में क्या पानी का मात्रा कुछ भी बचेगा, नहीं बचता। यानी कि गर्मी के टाइम पे मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाता है, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वही ठंडे के टाइम पे, विंटर के टाइम पे तो सनलाइट बहुत मुश्किल से ही दिखता है हम लोगों को। तो विंटर के टाइम पे मिट्टी जो है
वाटर को कंटेन किए हुए रहता है, यानी कि विंटर के टाइम पे मिट्टी में आपको मॉइस्चर नजर आएगा। कहानी समझ आ गया क्यों ऐसा होता है? सिंपल सा रीजन है, गर्मी का टाइम बस, यानी कि सनलाइट। और सनलाइट ज़्यादा मिट्टी को कब मिलता है? गर्मी में मिलता है। तो गर्मी के टाइम पे मिट्टी में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सारा पानी हमारा एवोपरेट हो जाता है, यानी कि वेपराइज हो जाता है, ऊपर आसमान में उड़ जाता है गर्मी की वजह से। लेकिन ठंडे के टाइम पे मिट्टी में मॉइस्चर पाया जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा सनलाइट ब्राइट उस समय पे नहीं होता है, उतना खतरनाक भी धूप नहीं होता टाइम गर्मी के विंटर टाइम पे। तो विंटर के टाइम पे मॉइस्चर नज़र आएगा आपको मिट्टी में, लेकिन क्या गर्मी के टाइम पे नज़र आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी टॉपिक कंप्लीट, इसमें एक ही पॉइंट था बस। आगे अगला टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब इसको भी आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। मिट्टी क्या करता है? पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, सोखता है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इस टॉपिक को भी ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। पहला चीज, द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब पानी जो सोखता है मिट्टी, उसको हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे? आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। आपको यहाँ पे ना सब कुछ सपोज करना है, एज्यूम करना है, ठीक है? तो आपको ध्यान से सुनना है। लेट अस सपोज वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू 50 ग्राम। मतलब आपके पास मान लेना है, बस आपको एज्यूम कर लो, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ बस। मान लीजिए आपके पास मिट्टी जो है वो 50 ग्राम है, 50 ग्राम आपके पास क्या है? मिट्टी है। आगे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इक्वल्स टू यू मिलीलीटर। और आपके पास जो वाटर है सिलेंडर में या फिर टोकरी में, टोकरी नहीं ग्लास में, किसी भी जगह पे मान लो, वो यू लीटर है, यू मिलीलीटर। यू मिलीलीटर का मतलब हो गया कुछ पानी आपके पास है, सिंपल समझ लो, ठीक? मतलब आपके पास मिट्टी कितना है ये बताओ पहले? 50 ग्राम। और आपके पास एक सिलेंडर में, पहली बार सिलेंडर में कितना आपके पास वाटर है बताओ? यू मिलीलीटर। यू मिलीलीटर का मतलब हो गया 10, 20, कुछ भी हो सकता है। आगे फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इक्वल्स टू भी मिलीलीटर। और आप ये मान लो कि दूसरा हमारे पास एक और सिलेंडर है, उसमें भी हमने क्या पानी भर रखा है, और उसमें कितना पानी है? भी मिलीलीटर है, भी मिलीलीटर। ओके, भी मतलब उसमें भी कुछ होगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। अब यदि हम लोग बात करें कि पहले आपके पास वाटर कितना था? यू मिलीलीटर। बाद में आपके पास पानी कितना हो गया? भी मिलीलीटर। तो अब आप बताओ कि एक्चुअली में आपके पास पानी है कितना? आप क्या करोगे? ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, यानी कि फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कि आपके पास एक्चुअली में पानी है कितना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दिस सॉइल भी यू माइनस वी यहाँ पे किया गया है। आगे वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय दिस सॉइल इक्वल्स टू यू माइनस भी मिलीलीटर। मतलब पानी जो है एक बात समझना पहले, यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से आपको ये भी समझना है। आपके पास मिट्टी कितना है? 50 ग्राम। आपके पास पहली बार पानी कितना था ये बताओ? यू मिलीलीटर। बाद में आपके पास पानी कितना हो गया? भी मिलीलीटर। पहले तो अब ये पता करो कि आपके पास टोटल पानी आपके पास है कितना? यू माइनस भी मिलीलीटर आपके पास पानी है। और यहाँ पे यू और भी जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई नंबर भी आप सपोज कर सकते हो, है ना? तो आपके पास पानी जो वो यू माइनस भी मिलीलीटर है। अब जरा एक बात बताओ, आपके पास जितना पानी रहेगा उतना ही पानी एब्जॉर्ब करेगा ना मिट्टी। तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल इक्वल्स टू यू माइनस भी मिलीलीटर। यानी कि हमारे पास पानी भी यू माइनस भी ही है, इतना ही पानी को वो एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं? तो जरा अब आप बताइए, अगला हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिख दिया है कि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम। यानी कि यहाँ पे जो है 1 मिलीलीटर का जो वाटर है, 1 मिलीलीटर वाटर को हमने कितना मान लिया है? 1 ग्राम मान लिया है। अब आइए लास्ट वाले पॉइंट पे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। कितना परसेंट वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी?
तो सबसे पहले बात तो आप ये बताओ कि आपके पास टोटल पानी है कितना, U माइनस भी, U माइनस भी आपके पास टोटल पानी है, और आपके पास टोटल मिट्टी कितना है ये बताओ, 50 ग्राम। तो ऊपर में रखो वाटर यानी कि U माइनस भी, नीचे में रखो क्या, मिट्टी 50 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज, और परसेंटेज को हम लोग मल्टीप्लाई कर मतलब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर वो मिट्टी पानी कितना एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको उतना कुछ खास समझ में नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पे यू भी ये सब इस्तेमाल हो रहा है। अब आपको हम एक रियल एग्जांपल देते हैं, आप उसको समझना, वो समझ में आएगा आपको बेसिक। ठीक है, चलिए मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास जो मिट्टी है वो 50 ग्राम ही है। हमारे पास मिट्टी कितना है, 50 ग्राम। ओके, और पहली बार आपके पास जो वाटर है वो है मान लीजिए 200 मिलीलीटर। ओके, सुनना ध्यान से इस चीज को। आपके पास मिट्टी 50 ग्राम ही है अभी भी, लेकिन पहली बार आपके पास वाटर कितना है, 200 मिलीलीटर। दूसरी बार आपके पास पानी कितना आ गया, मान लो 100 मिलीलीटर। कितना आ गया, 100 मिलीलीटर। अब आप बताओ कि आपके पास पानी एक्चुअली में है कितना। तो 200 माइनस 100 करोगे, तो 200 में 100 को माइनस करो, कितना हुआ, 100। यानी कि हमारे पास अब एक्चुअली में जो वाटर है वो 100 मिलीलीटर है, और मिट्टी जो हमारे पास 50 ग्राम है। अब आप आइए परसेंटेज को निकालिए। U माइनस भी के जगह पे क्या रखोगे आप, वाटर को रखोगे। U माइनस भी के जगह पे क्या रखोगे, वाटर। तो वाटर हमारे पास है कितना, 100 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रखोगे आप, मिट्टी को। मिट्टी कितना हमारे पास है, 50। समझना ध्यान से। तो ऊपर में 100, नीचे में 50, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। तो अब आप बताओ कि आपके पास टोटल परसेंट कितना आया। सोचो जरा, जल्दी सोचो। ऊपर में देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ऊपर में 100, नीचे में 50 इंटू 100। तो सिंपल सी बात है, 50 से आपने 100 को काटा कितने बार में, 2 बार में, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, 200। यानी कि 200% जो है वो आंसर आएगा, इतना पानी वो एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब हुआ, हाँ बोलो, नहीं बगल बगल के में थोड़ी कटता है। 50 से 100 को काटोगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200% हो जाएगा। इसका मतलब है कि वाटर जो है एब्जॉर्ब, मतलब वाटर को मिट्टी कितना एब्जॉर्ब करेगा, 200% एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। और ध्यान रखना है, यहाँ पे भी U और V के जगह पे एग्जाम में क्या करेंगे टीचर, कोई वैल्यू दे देंगे आपको, लेकिन आपको परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ऊपर में क्या रखना है हमको, U माइनस भी रखना है। यानी कि पहले जितना पानी था वो पहले, तो उसमें माइनस कर देना है बाद वाले वाटर को। ओके, और उसको 100 से क्या कर देना है, सॉरी नीचे में क्या रखना है, फिर सॉइल रखना है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि परसेंटेज में आ जाए हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था, स्कूल में टीचर इसको पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसीलिए हमने यहाँ पे भी लिख रखा है। यहाँ पे बस U और V के जगह पे टीचर क्या करेंगे, कोई वैल्यू दे देंगे आपको। तो बताओ कि आखिर कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। इस टॉपिक को हम लोग करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक समझ में आया सबको, एक बार आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है सॉइल एंड क्रॉप्स। यानी कि हम लोग बात करेंगे मिट्टी के बारे में, और मिट्टी के ऊपर उगाए जाने वाले अलग अलग क्रॉप्स के बारे में, यानी कि फसल के बारे में। तो आइए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा भी है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि इंडिया में लगभग हर जगह पर मिट्टी का जो क्वालिटी है क्या है, अलग है, टाइप भी अलग है। इसीलिए आप देखोगे इंडिया के लगभग हर जगह पर क्रॉप भी अलग अलग उगाए जाते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये हो गया कि
इंडिया के हर कोने में मिट्टी अलग है, मिट्टी का क्वालिटी अलग है, इसलिए वहाँ पे फसल भी आपको अलग अलग नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में जिस चीज़ का खेती होगा उस चीज़ का खेती बिहार में नहीं होता होगा। एग्जांपल सेब ले लो आप, जम्मू कश्मीर में सेब बहुत होता है लेकिन बिहार में कहाँ होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि सेब को उगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो बिहार में नहीं है, जैसा माहौल चाहिए वैसा बिहार में नहीं है, क्लाइमेट भी नहीं है बिहार में उतना ठंडा वाला, है कि नहीं? तो इंडिया के लगभग हर पार्ट में अलग अलग प्रकार के मिट्टी आपको देखने को मिलते हैं। आगे इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट्स देयर इज लूमी सॉइल, वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर आर सैंडी सॉइल। तो किसी जगह पर आपको क्लेई सॉइल मिलेगा, किसी जगह पे सैंडी सॉइल मिल जाएगा, तो किसी जगह पे लूमी सॉइल मिल जाएगा। अब ये सैंडी, लूमी और क्लेई सॉइल क्या होता है ये हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है। तो इसका मतलब ये आप साफ साफ कह सकते हो कि इंडिया के लगभग हर कोने में आपको एक जैसा मिट्टी नहीं मिलेगा, हर जगह पे अलग अलग मिलेगा। आगे सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। अब एक बात बताओ, ये जो मिट्टी है ये कैसे अफेक्ट होता है? अफेक्ट का मतलब हो गया कि मिट्टी पे जो असर है अच्छा या खराब वो किन किन चीज़ों पे किन किन चीज़ों के वजह से पड़ सकता है। पहला, विंड के वजह से। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, यदि बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आता है, बहुत ज़ोर से हवा चलता है, तो मिट्टी एक जगह का पूरी तरीके से उड़ के दूसरे जगह पे चल जाता है, गायब भी हो जाता है एक तरीके से। तो मिट्टी को ये भी अफेक्ट कर रहा है, यानी कि मिट्टी को पहला बार अफेक्ट कौन कर रहा है? हवा। दूसरा, रेनफॉल, कई बार बारिश इतना ज़्यादा हो जाता है कि बारिश के पानी में सारा मिट्टी बह के चल जाता है, और कई बार बारिश होता ही नहीं है जिसकी वजह से मिट्टी हमारा पूरी तरीके से सूख जाता है और वो मिट्टी के ऊपर खेती करना बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है। तो मिट्टी को रेनफॉल भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर कभी बहुत हाई हो जाएगा तो सारे मिट्टी को वो सुखा देगा, और बहुत ज़्यादा ठोस मिट्टी पे, बहुत ज़्यादा सूखे हुए मिट्टी पे भी खेती पॉसिबल नहीं होता है। समझ आ रही है बात? तो टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा अफेक्ट करता है सॉइल को। फिर से लाइट, वही रोशनी, अच्छा रोशनी रहेगा यानी कि लाइट अच्छा रहेगा तो मिट्टी ठीक रहेगा, लाइट कम रहेगा, सनलाइट कम रहेगा तो मिट्टी खराब हो जाएगा। ज़्यादातर मिट्टी में पानी नज़र आएगा आपको, और लगातार यदि किसी मिट्टी को पानी मिलता रहे तो वो भी ठीक बात नहीं है कि नहीं? टाइम टाइम पे पानी मिलना चाहिए, वो ठीक बात है। एंड ह्यूमिडिटी, मतलब पानी के बारे में बात कर रहा है तो पानी भी ठीक ठाक मिट्टी को मिलना चाहिए। मतलब कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ जो है अफेक्ट करता है मिट्टी को, यानी कि किसी न किसी तरीके से मिट्टी को नफ़ा नुकसान ये सब पहुंचाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। आगे, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। यानी कि जो आपने ये पढ़ा अभी ऊपर में, रेनफॉल, विंड, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है हमारा? एक तरीके का आप ये कह सकते हो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है क्या ये सब चीज़? वो तो नेचर का है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा मिट्टी का जो सॉइल प्रोफाइल है वो भी कई बार अच्छा या फिर कई बार ख़राब भी हो जाता है कि नहीं? सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो भी कई बार बिगड़ जाता है, नहीं तो कई बार अच्छा भी हो जाता है। सब कुछ बढ़िया रहा तो मिट्टी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ खराब रहा तो मिट्टी खराब भी हो जाता है। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region। यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर का मतलब हो गया ये सब चीज़ जो हमने अभी ऊपर में पढ़ा, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। यदि ये सब चीज़ कहीं पे अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का मिट्टी भी क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छा फसल वहाँ पे उगेगा। और दूसरी चीज़ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल का क्या कंपोनेंट है? कंपोनेंट का मतलब हो गया मिट्टी में ह्यूमस वगैरह होना, ये सब सॉइल का क्या है? कंपोनेंट है। मिट्टी में अर्थवर्म होना, अर्थवर्म भी मिट्टी को फ़ायदा ही पहुंचाता है। तो ये सब यदि चीज़ कहीं पे रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है उस जगह पे मिट्टी के ऊपर वेजिटेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वेजिटेशन का मतलब हो गया मिट्टी के ऊपर अच्छा खासा आपको हरियाली नज़र आएगा, फसल अच्छा खासा उगेगा। ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि यदि किसी भी जगह पर मिट्टी अच्छा है, वहाँ पे हवा अच्छा है, पानी अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, उस मिट्टी का फर्टिलिटी भी अच्छा है, उसके अंदर अर्थवर्म भी है, सब कुछ है, बैक्टीरिया वगैरह भी है, मिट्टी मतलब उपजाऊ वाला है, तो वहाँ पे आपको वेजिटेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब पेड़ पौधे भी उस मिट्टी के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
लेकिन जहाँ पे सब चीज़ खराब है वहाँ पे आपको पेड़ पौधा उतना नज़र नहीं आता है। ठीक है, आगे उसके बाद थोड़ा सा कुछ सिंपल बातें भी हैं। क्लेई एंड लूमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। यानी कि हम लोग बात करें क्लेई सॉइल का और लूमी सॉइल का, तो क्लेई सॉइल और लूमी सॉइल जो है बड़ा अच्छा मिट्टी माना जाता है किसके ग्रोथ के लिए, मतलब किसके प्रोडक्शन के लिए, व्हीट और ग्राम के लिए। व्हीट का मतलब गेहूं हो गया और ग्राम का मतलब हो गया चना। तो चना और गेहूं के प्रोडक्शन के लिए, खेती के लिए क्लेई सॉइल और लूमी सॉइल अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे फॉर पैडी, पैडी के लिए सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। मतलब पैडी के लिए कैसा मिट्टी चाहिए, पैडी के लिए ऐसा मिट्टी अच्छा होता है जो कि क्लेई मिट्टी हो, पहला बात। दूसरा बात, उस मिट्टी में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हो गया ह्यूमस वगैरह, अर्थवॉर्म वगैरह, केचुआ, ये सब चीज। और उस मिट्टी के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा होना चाहिए, मतलब वो पानी लंबे समय, मतलब वो मिट्टी जो है पानी को लंबे समय तक होल्ड करके रखता होगा, नीचे नहीं जाने देता होगा। तो इस प्रकार के मिट्टी में जो है वो पैडी अच्छी तरीके से उगता है। ठीक है, आगे लेंटिन्स के लिए बात करें यदि हम लोग, लेंटिन का मतलब मसूर दाल, आपने नाम सुना होगा, मसूर का दाल आता है, आपने खाया भी होगा। एंड अदर पल्सेस, मसूर का दाल या फिर और भी अलग अलग प्रकार के जो दाल हैं उनके लिए लूमी सॉइल ठीक होता है। लूमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजली आर रिक्वायर्ड। मतलब लूमी सॉइल में दाल का जो खेती है वो अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि पानी वहाँ पे ठीक ठाक टाइम तक रहता है मिट्टी में, तो पानी भी मिलता रहता है उसको। आगे फॉर कॉटन, कॉटन के लिए सैंडी लोम, लोम का मतलब हो गया लूमी सॉइल। तो कॉटन के खेती के लिए सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। यानी कि बेसिकली लूमी सॉइल हो गया, सैंडी सॉइल हो गया, ये सब जो है पानी को ठीक ठाक टाइम तक अपने अंदर होल्ड करके रखता है, और इस प्रकार के मिट्टी को एयर भी लगातार मिलता ही रहता है, जिसके वजह से यहाँ पे कॉटन की खेती अच्छा होता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कॉटन की खेती के लिए सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल ठीक माना जाता है। ठीक है, लास्ट, wheat is grown in the fine clay soils because they are rich in humus and are very fertile। यहाँ पे wheat के बारे में ऊपर में भी बात हुआ था ना, wheat किस प्रकार के मिट्टी में उगते हैं, क्लेई और लूमी सॉइल। यहाँ पे बात हो रहा है केवल किसके बारे में, क्लेई सॉइल के बारे में। तो wheat is grown in the fine clay soil। फाइन क्लेई सॉइल का मतलब हो गया क्लेई सॉइल जो है उसके जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बहुत पतला होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्ले सॉइल में हमारा जो गेहूं है, व्हीट है, वो अच्छी तरीके से उगता है। और सबसे बड़ी बात, उस क्ले सॉइल में ह्यूमस भी खूब होना चाहिए। ह्यूमस का मतलब हो गया गाय का गोबर सड़ा हुआ, फिर से पेड़ का पत्ता, पेड़ का टहनी, ये सब जो सड़ जाता है, गल जाता है, फिर जाके हम लोग उसको खेतों में छिड़क देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। तो क्ले सॉइल में ह्यूमस होना चाहिए, तब जाके हमारा व्हीट अच्छे तरीके से ग्रो करता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, सॉइल एंड क्रॉप्स का कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। अब बताइए चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत किसी को? चैप्टर सिंपल था, एक दो बार आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लोगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, तो चैप्टर आपके कमांड में आ जाएगा। तो चैप्टर में रिविजन आप करना है आपको। इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।